आदिति ने अभी खुद को काफ़ी संभाला था। उसने मुक्ति से अपने सिर की अच्छे से तेल मालिश करवाई और मुक्ति ने भी उसकी एक अच्छी हेयर स्टाइल बनाई थी। मुक्ति ने उसके बालों में जास्मिन का एक खूबसूरत सा गजरा सजाया था। आदिति ने गर्म कपड़े पहने हुए थे। वातावरण में अभी भी ठंड थी। अभी उसको थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था। रात का समय था। पूरी घाटी कोहरे और ठंड की चादर में लपेटी हुई थी। राघव और आदिति आमने सामने बैठे हुए थे। साइड लैंप की धीमी रोशनी कमरे की शांति को गंभीर कर रही थी। मुक्ति आज भी कमरे में चमेली के ताज़ा फूल रखना नहीं भूली थी। उसकी महक कमरे में फैल गई थी और वो दोनों भी फायरप्लेस में जलती हुई उस आग की तरफ देख रहे थे। आदिति सोचने लगी, राघव ने सुबह बोला था कि वो मुझे कुछ बताएंगे। क्या हो सकता है? क्या बताएंगे? कोई और कहानी? शायद कोई एक हादसा हो सकता है। लेकिन वो सब मुझे अब बताकर क्या मिलेगा? मेरी सहानुभूति या जिंदगी भर राज रखने का कोई वादा? चलो देखते हैं। राघव आदिति को ही देख रहा था। कितनी मासूम, कितनी सरल और कितनी पवित्र है ये। मैंने इसके साथ सच में अन्याय किया है। सच कहूँ तो क्या अब ये पहले जैसे खिल उठेगी? क्या ये मुझे कभी समझ पाएगी? क्यों नहीं ये समझेगी राघव? ये जरूर समझेगी। लेकिन तुम्हें इस नाजुक फूल को हल्के से धीरे धीरे खोलना होगा, नहीं तो इसकी नाजुक पंखुड़ियाँ टूट जाएगी। ये बहुत नाजुक है, मन से और शरीर से भी। और फिर तुम देखना, तुम्हें भी समझ में आएगा उसका आंतरिक सौंदर्य, कि वो अंदर से भी इतनी ही खूबसूरत है या नहीं। देखते हैं, राघव ने सोचा। लेकिन क्या ये सच बर्दाश्त कर पाएगी? सच सुन के मुझसे नफरत तो नहीं करेगी? और अगले ही पल राघव ने अपने आप को ही कोसा। अभी तुमने अपने मन की तैयारी की है तो तुम्हें उसे सब कुछ बताना ही होगा। और कितने दिन तुम अपने आप से भागोगे? अब तुम सच्चाई से नहीं भाग सकते। सच कहूँ तो मुझे आदिति को शादी से पहले ही ये सब बताना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो मुझे मना किया था। राघव थोड़ा गंभीर हो गया। उसने आदिति की तरफ देखा। वो उसको ही देख रही थी। आदिति, आओ मेरे पास आकर बैठो। आदिति ने आह भरी और वो राघव के पास जाकर बैठ गई। वो दोनों अब काफी हद तक नॉर्मल हो गए थे। दोनों के बीच का तनाव अभी खत्म हो चुका था। अचानक से राघव ने बात करना स्टार्ट कर दिया। आदिति, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे उम्र में छोटी हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे समझ पाओगी। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, वो सुनकर शायद तुम थोड़ी कमजोर हो जाओगी, लेकिन यकीन मानो उसका इलाज भी है और हम दोनों मिलकर उसका इलाज करेंगे। आदिति, तुम्हें पता है शिव और शक्ति के सहयोग से ही मनुष्य का जन्म हुआ है और मनुष्य से बने हैं स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष दोनों का रिश्ता अलग है। ये रिश्ता अनोखा होता है, अद्भुत होता है, भगवान का वरदान होता है ये रिश्ता। अब मैं तुम्हें जो भी बताने जा रहा हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनना। स्त्री और पुरुष मतलब के सौंदर्य और शक्ति, और इनके मिलने से एक मार्मिक, सुंदर और नाजुक क्षण उत्पन्न होता है। भावनाओं से भरा हुआ एक क्षण। शिव शक्ति ने मनुष्य में क्या क्या समाहित किया है, ये महसूस करने का वो क्षण होता है। एक दूसरे को समझने का वो समय होता है, क्योंकि उनकी मिलन से ही एक नई दुनिया आकार लेती है।
लेकिन राघव ये सब मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है, आदिति ने बीच में ही बोला। और अगर जिंदगी ऐसे पढ़कर समझ में आती तो सभी लेखक, सभी संत महात्मा नहीं बन जाते? सच बोला ना मैंने, आदिति ने हंसकर बोला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सच बोल रही हो तुम। आदिति, तुम ये मत समझना कि ऐसी फिलोसॉफिकल बातें करके मैं तुम्हें और भी उलझन में डाल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम एक पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड लड़की हो, साथ ही साथ संयमी और समझदार भी हो। तुम में मैं कहीं ना कहीं अपनी छवि को महसूस करता हूँ। इसलिए जो बातें अब तक मैंने किसी को नहीं बताई, वो सब बातें मैं आज तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अदिति, मैं 12-13 साल का था, तब की बात है ये। मेरी एक विधवा बुआ थी, जो कि विधवा होने के बाद हमारे घर रहने आई थी। इस घर की लाडली बेटी, मेरे पापा की लाडली बहन, मम्मी की ननंद और मेरी और नंदिनी दी की बुआ। विधवा होने के बाद वो हमारे साथ ही रहने आई थी। मैं और नंदिनी दी दोनों भी बहुत खुश थे। अरे, तो वो शादी में क्यों नहीं दिखे? आदिति ने बीच में ही कहा। कैसे आएगी? पहले तो सब कुछ ठीक था। सच कहूँ तो नंदिनी दी से ज़्यादा वो मुझसे प्यार करती थी। वो मेरा सब कुछ करती थी, स्टडी से लेकर स्पोर्ट्स तक, कपड़े, शूज़, मेरी पसंद नापसंद सब कुछ वही करती थी। तुम कह सकती हो कि घर पे आने के बाद उसने मेरी पूरी तरह से जिम्मेदारी ली थी। मॉम को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए कुछ दिनों बाद मॉम भी रिलैक्स हो गई और वो भी खुश थी मेरा ख्याल रखते हुए। मॉम हमेशा उसकी प्रशंसा करती थी। वो बोलती थी, देवकी ने तो सिर्फ कृष्ण को जन्म दिया है, लेकिन यशोदा मैया ने उसका पालन पोषण सब किया है। तब वो बुआ बोलती थी, भाभी, लेकिन पता है ना, कृष्ण जब भी द्वारका के राजा बने तो उन्होंने मैया यशोदा का साथ छोड़ दिया और वो चले गए। राघव भी ऐसा ही करेगा, है ना राघव? वो भी बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, पत्नी आएगी, तो वो भी अपनी यशोदा को छोड़ के चला जाएगा, भूल जाएगा अपनी यशोदा मैया को, और वो मुझे अपने पास लेकर बहुत प्यार से सहलाती। और पता है तुम्हें, वो मुझे जब भी सहलाती तब वो काफ़ी टाइम तक वैसे ही अपनी छाती से लिपट कर रखती थी। वो मुझे जल्दी छोड़ती नहीं थी, काफ़ी टाइम तक सहलाती रहती थी। पापा वो देखकर अक्सर बोला करते थे, बेचारी स्मिता, उसका कोई अपना बच्चा है नहीं ना, इसलिए वो अपना सारा प्यार राघव पे लुटाती है। सच में कितना घुल मिल गई है ये राघव के साथ, बिल्कुल अपने बच्चे जैसा राघव का ख्याल रखती है। शायद ही कोई ऐसा कर पाए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, साल बीत गए और मैं 10th स्टैंडर्ड में चला गया। अब मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, मुझे सब चीज़ें समझने लगी थी। मेरा कमरा सबसे बड़ा था घर में, इसलिए बुआ का भी एक अलग बेड मेरे ही कमरे में लगाया था। वो उनके बेड पे सोते थे और मैं अपने बेड पे सोता था। रिजल्ट्स के दिन मैं बहुत बेचैन था, अपने लिए दुखी भी था। सोच रहा था कि मेरा भविष्य क्या होगा, क्यों नियति ने मेरे साथ ये खेल खेला, आखिर क्यों? थके हुए मन के साथ मैं बेड पर तड़प ही रहा था। असफलता का दर्द मुझे सोने नहीं दे रहा था। तभी वो मेरे पास मुझे दिलासा देने आती है, मुझे हिम्मत देने की कोशिश करने लगती है। घिन आ रही थी मुझे उसके लिए दिन ब दिन नफरत बढ़ते जा रही थी मेरे मन में। वो मेरी तरफ आ ही रही थी और मैं जी जान से उसे अपने से दूर कर रहा था, ढकेल रहा था। गुस्से के मारे उसे काटने लगा था। वो मुझसे ज़बरदस्ती कर रही थी, लेकिन आज मैं उसे रोक नहीं पा रहा था। मैं उसको ज़बरदस्ती धकेल रहा था।
ठीक उसी समय मॉम मेरे कमरे में मुझसे बात करने आई थी और उसने जो देखा वो कल्पना के परे था। वो गुस्से से तिलमिला गई। उन्होंने सीधा उसके बाल पकड़े और खींच के उसको बाहर लेकर चले गए और धक्के मार के उसे घर से बाहर फेंक दिया। अच्छा किया, आदिति बीच में ही बोली। लेकिन आदिति, उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। उस हादसे के बाद मैं बीमार होता चला गया। रात दिन मैं बुखार में तड़पता रहा। मॉम ने उसका सब काम छोड़ के मुझे समय देना ही ठीक समझा। नंदिनी दी की शादी भी पोस्टपोन हो गई। दोनों मिलकर मेरी सेवा करते थे। मेरे लिए एक नर्स भी अपॉइंट की गई थी। लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ? जब भी नंदिनी दी, मॉम या कोई भी नर्स मेरी सेवा के लिए मेरे पास आती और मुझे थोड़ा भी टच करती तो मुझे उनसे डर लगने लगा था। मुझे उन सब में उस चुड़ैल की ही छवि दिख रही थी। उसकी याद आती थी मुझे और मैं उनसे दूर भाग जाता। उसकी वो उन्मत्त आंखें, बिखरे बाल, वो अजीब सी गर्दन, वो उसकी दर्दनाक नजर, उसने दिया हुआ वो दर्द और वो घुटन, सब कुछ मुझे याद आता था। और फिर मेरी स्पेशलिस्ट के पास ट्रीटमेंट चालू हो गई। अब मैं फिट हूँ आदिति, बिल्कुल फिट हूँ फिजिकली, लेकिन मैं मन से अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। उसके बाद मेरे मन में औरतों के लिए एक नफरत और घृणा सी हो गई है। चाहे वो माँ हो, नंदिनी दी हो, या फिर वो नर्स हो, या फिर और कोई स्त्री। मुझे कभी उसके बाद किसी भी स्त्री में कोई भी शुद्ध स्त्रीत्व नहीं दिखाई दिया। मैंने उसे कभी महसूस ही नहीं कर पाया। और एक रात मैं अचानक से जाग गया। मैं डर के मारे चीखने ही वाला था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोला, चीखो मत। लेकिन बुआ, मैंने किसी तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश की और देखा उसके बाल गर्दन के चारों तरफ बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी उन्मादक भावना थी। तुम उसे उन्मत्त वासना कह सकती हो। वो मेरे पेड़ पे बैठी हुई थी और मेरी तरफ कुछ अजीब से नजरों से देख रही थी और मैं उसे कुछ बोल पाता तब तक वो मुझ पर टूट पड़ी थी, जैसे कोई गिद्ध अपने पंजे में कोई शिकार झपट रहा हो। ऐसे वो मुझ पे टूट पड़ी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मेरे समझने से पहले ही उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा शरीर अब मेरा नहीं था। उसने अपनी वासना से मेरा मन और शरीर दोनों ही लूट लिए थे। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे हर जगह पे दर्द हो रहा था और किसी भी चीज के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। मेरी मानसिकता गुस्सा, डर और हैरानी के ऊपर पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई और उठकर वो अपने बेड पे चली गई और सो भी गई गहरी नींद। और मैं तड़पता रह गया, तब भी और आज भी। तो फिर आपने अपनी मॉम से ये सब क्यों नहीं बताया? आदिति ने गुस्से से पूछा। नहीं आदिति, नहीं, सब कुछ इतना इजी नहीं होता है। अगली सुबह उसने मुझसे नॉर्मली बिहेवियर किया, सबके सामने जैसे वो मुझसे पहले बर्ताव करती थी। उसने वही रूटीन फॉलो किया और मुझे अकेले में कहा कि कल रात जो भी हुआ वो सब भूल जाना और भगवान की कसम खाओ कि तुम ये सब किसी को भी नहीं बताओगे। मैं डरता क्या न करता। चुपचाप उसकी बातें सुनकर मैं क्लासेस के लिए चला गया। मेरा मन बहुत बेचैन था, लेकिन वो दुख इस तरह का था कि मैं वो किसी को बता भी नहीं सकता था। बुआ के आने के बाद तो मॉम भी मुझसे दूर चली गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बुआ मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है
और वैसे भी उनको अपनी किटी पार्टीज, क्लबिंग, घूमना फिरना, इन सब से कहाँ टाइम मिल रहा था मेरी देखभाल करने के लिए। पापा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। उसी दरम्यान नंदिनी दी की भी शादी होने वाली थी, तो वो भी अपनी शादियों की तैयारियों में बिजी थी। बुआ ने मानो घर की जिम्मेदारी पर पूरा कब्जा कर लिया था और साथ ही साथ मुझ पे भी। अभी मैं यहाँ आने से पहले डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। ओह, तो क्या बोले वो? आदिति पूछती है। उन्होंने कहा, चिंता मत करो राघव, औरतों से डर लगने जैसा घिनौना और डराने वाला काम आपके उस रिलेटिव ने आपके साथ किया तो है, लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अभी शरीर से बिल्कुल भी फिट हो। अब आपके मन में बहुत कुछ डिपेंड होगा। अब आपके मन पे बहुत कुछ डिपेंड होगा। अगर आपके जीवन में एक कुशल, बुद्धिमान और एक सच्ची जीवन संगिनी आती है जो आप पर काबू पा सके, तो समझ लीजिए सब कुछ नॉर्मल हो गया, बिल्कुल पहले जैसा। आप फिर से आपकी पहली वाली नॉर्मल लाइफ पे वापस आएंगे। इसलिए मैं तुम्हें इतनी रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि तुम धीरज और संयम से काम लो। मेरे साथ जो भी हुआ वो एक नियति का घिनौना सच था, जिसे नसीब का खेल हम बोल सकते हैं। मैंने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। दुर्भाग्य से मैं इन सब का हिस्सा बन गया हूँ। फंस चुका हूँ मैं इस भंवर में, और मैं इस भंवर से अब सही सलामत बाहर निकलना चाहता हूँ, अगर तुम साथ दो तो। आदिति को अपने नजदीक खींचते हुए राघव से बोलता है, क्या आज आपको आपकी कल वाली मेडिसिन की जरूरत है? आदिति पूछती है, नहीं, आज नहीं। आज मन बहुत हल्का लग रहा है। आज मैंने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया है। अब सब तुम्हारे हाथ में है। तुम जो जैसा बोलोगी वही होगा, लेकिन याद रखना, हम दोनों की मंजिल एक ही है। वो सपना कभी टूटना नहीं चाहिए। बस इतना ही। आज मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने पूरी तरह से रख दिया है। इसके आगे अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। थोड़ी देर बाद दोनों भी नींद के आगोश में चले जाते हैं। आदिति, मुझे तुम्हें बताने के लिए शर्म आ रही है, लेकिन वो दिन में मेरी माँ बनती थी सबके सामने, और रात में वो मुझे पूरी तरह से नोच खाती थी, और मैं इस आग में दिन ब दिन जलता जा रहा था। मैं अंदर से टूट गया था, किसी को बोल भी नहीं पा रहा था। मेरी मॉम उन्हें यशोदा मैया कहती थी, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं बता पा रहा था कि मॉम, वो कोई यशोदा मैया नहीं है, वो एक राक्षसी है जो आपके बेटी का खून रातों में चूसती है। कैसे कहता ये सब बातें मैं अपनी मॉम से, तुम ही बताओ। दिन बीतते जा रहे थे और मैं अंदर से कमजोर होते जा रहा था, मन से भी और शरीर से भी। और एक दिन मौका देख के, मॉम को अकेले देख के मैंने उन्हें कुछ बताना चाहा। मॉम, मुझे सारी रात स्टडीज करने पड़ते हैं। बुआ को रोशनी से परेशानी भी हो सकती है। या तो मुझे दूसरा वाला कमरे में शिफ्ट कर दो, या तो उन्हें दूसरा वाला कमरा दे दो। लेकिन पता नहीं वो वहाँ कहाँ से आ गई और अचानक से रोने लगी, आंखें पोंछने लगी। मेरी मॉम से बोलने लगी कि मैंने बताया था ना भाभी आपको कि कुछ दिन बाद ये मुझे भूल जाएगा। देखा अपने बच्चे जैसा प्यार मैंने इसे दिया, और ये मुझे अपने आप से दूर करना चाहता है। सच में किसी के लिए कितना भी करो, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, किसी को भी। रहना तो मुझे अकेला ही है ना। और उस नाटक के सामने माँ को पिघला दिया। मुझ पे ही वो गुस्सा हो गई। पता है आदिति, अभी मैं काफ़ी नॉर्मल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट ऑन है और अब कुछ दिन ही में मैं नॉर्मल हो भी जाऊँगा।
लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे काले दिन और पीड़ादायक थे। जब आप किसी ऐसी चीज से सफर करते हो और वो चीज आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, तो तुम बताओ मुझे उस इंसान पर क्या बीती होगी। ना ही मैं घूमने फिरने जाता था, ना ही मैं पिकनिक पार्टी जाता था। पूरी दुनिया से मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया था, अकेला पड़ गया था मैं। वो मुझे बोलती थी, देखो जो हो रहा है वो अच्छा है, उसे होने दो, कुछ बुरा नहीं है इसमें। कुछ दिनों बाद ये सब तुम्हें अच्छा लगेगा, कुछ टाइम बाद तुम सब समझ जाओगे। और हाँ, इसके बारे में किसी को कभी भी कुछ भी मत बोलना। और फिर इससे जो होना था वो हो गया। मैं कमज़ोर होते जा रहा था, शरीर से और दिमाग से भी। मेरे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ जाते और मैं पूरी तरह से फेल हो जाता हूँ। माँ पापा को मेरे रिजल्ट्स के बारे में पता चलता है। अब तुम बताओ, कौन से पेरेंट्स को ये अच्छा लगेगा कि उनका बेटा ऐसे एग्ज़ाम्स में पूरी तरह से फेल हो गया हो। उनका हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी क्या सोचेंगे वो लोग। अनुपम सबरवाल का बेटा एक मामूली से एग्ज़ाम में पास ही नहीं कर सका। दोनों भी गुस्से में तिल मिला रहे थे, स्पेशली मॉम। अगली पढ़ाई के लिए मुझे दिल्ली भेजा गया। मैं वहाँ कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगा। कॉलेज की बहुत सारी लड़कियाँ मेरा रूप, रंग और पैसा देखकर मेरे आगे पीछे करने लगी, लेकिन मुझे किसी के लिए भी कोई भी फीलिंग्स कभी भी नहीं आती थी। बहुत ट्राई के बाद एक लड़की अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वो भी, मैंने तो उसके बारे में तुम्हें सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है। और फिर इस सब का एक ही फाइनल नतीजा होने वाला था। इसका एक ही अर्थ था, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझे समझ सके, जो मन की कोमल हो, सच्ची हो और अपनी कुशलता से मेरे इस मन की बीमारी को दूर करे। आदिति, सच बताऊं तुम्हें तो मैं फिजिकली बहुत ही फिट हूँ। आदिति, सच बताऊं तुम्हें तो मैं फिजिकली बहुत ही फिट हूँ। ट्रस्ट मी, मैं बहुत फिट हूँ। लेकिन मैं मन से अनफिट हूँ। मेरे मन के किसी कोने में अभी भी वो इंसिडेंस ताज़ा है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, इसमें मैं नाकाम हो जाता हूँ। इसलिए मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझे समझे, जो मेरे मन को समझे और कैसे भी करके मेरे मन में ये जो स्त्री के लिए घृणा और नफरत है वो निकल जाए, और जैसे कि मैं उस पर हावी नहीं, वो मुझ पे हावी हो जाए, वो मुझसे जीत जाए। ऐसी लड़की की मुझे तलाश थी, और वो तलाश मेरी मनाली की उन वादियों में ख़त्म हो गई। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हुआ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड, कुछ भी, किसी भी चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं था। बस पहली बार तुम्हें देखा तो देखता ही रह गया। दूसरी बार देखा तो दिल को सुकून सा मिल गया, और फिर तीसरी बार देखा तो जैसे ऐसा लगा कि फिर से एक बार देखो, और एक बार। पता नहीं तुमने मेरे मन पे क्या जादू किया था, लेकिन सच में तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और फिर उसके बाद तुम सबका मैंने पीछा किया। अब इस बात को तुम नियति समझो या कॉन्सिडेंस कि हम एक ही शहर के निकले, या फिर आगे जाके ये सब होने वाला था। लेकिन जो भी था, ये सब इस मोमेंट तक यही था। इसमें किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं है।